चलिए आज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने काफी सारे रासायनिक संयोजन के नियमों पर बात की है ना। तो ये जो भिन्न भिन्न नियम थे ना, इनका सैद्धांतिक प्रमाण वर्ष 1808 में कुछ नियमों के रूप में जॉन डाल्टन ने दिया। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की जो कि हम एक एक करके जानेंगे। इन्होंने सबसे पहले सिद्धांत के रूप में बोला कि द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो देखिए, मान लिया ये कोई एक पदार्थ है ना, एक बॉक्स है। ठीक है, तो इसमें जो कण होंगे, कण बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनका हमें पता भी नहीं चलता। जब ये हमें ठोस रूप में या द्रव रूप में या गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है तो हम इनके छोटे छोटे कणों को देख नहीं पाते, लेकिन हम लोग अगर इन्हें वैज्ञानिक विधियों के द्वारा है ना, या कुछ अभिक्रियाओं के द्वारा भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से इनकी सूक्ष्मतम कणों का क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। तो डाल्टन ने भी यही बोला कि द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जो ये द्रव्य के छोटे छोटे कण होते हैं इन्हें बोला जाता है परमाणु। अर्थात जो द्रव्य है वह सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनता है, जिसका नाम होता है परमाणु। ये बोल दिया डाल्टन ने अपने पहले नियम में। ठीक है, डाल्टन ने अपना दूसरा नियम दिया और बोला कि एक तत्व के समस्त परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम हाइड्रोजन एक तत्व मान ले, ठीक है, तो जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, ठीक है, इसका कोई सा भी परमाणु होगा तो वह क्या होगा, सभी प्रकार से समान होगा। सभी प्रकार से समान होने का मतलब क्या है कि इनकी जो द्रव्यमान है ना, या फिर आकृति है या फिर आकार है, वो सब क्या होगा, समान होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई तत्व हमने हाइड्रोजन मान लिया या कोई भी और भी तत्व देख लीजिए, तो उसके जितने भी परमाणु होंगे वह द्रव्यमान, ठीक है, या फिर आकृति, आकार और विभिन्न गुणों में क्या होंगे, समान होते हैं। ऐसा डाल्टन ने अपने दूसरे नियम में बोला। ठीक है, अगला नियम डाल्टन का बोलता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के तथा भिन्न भिन्न गुणों वाले होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमारे पास कोई दो तत्व है, मान लिया हमारे पास एक तत्व के रूप में है हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरे तत्व के रूप में है ऑक्सीजन। तो इनका कहने का ये मतलब है कि जो ये हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, है ना, वह अलग अलग गुण वाले होंगे ऑक्सीजन के परमाणुओं से। तो ये तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, कि भिन्न भिन्न तत्व हैं, तो हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उदाहरण ले लिया, तो इनके जो परमाणु होंगे उनके गुण धर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ऐसा डाल्टन ने अपने थर्ड नियम में बोला। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अगला नियम कहता है कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक परमाणु बनते हैं। क्या नाम दिया इन्होंने? यौगिक परमाणु। ठीक है, और इन्हीं को बाद में अणु कहा गया। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन के अगर दो परमाणु हैं, है ना, और ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ में संयोजन से क्या बन जाता है, जल का अणु बन जाता है ना। तो यही इन अणुओं को ही डाल्टन ने किसका नाम दिया, यौगिक परमाणु का नाम दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम बोलता है कि परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इनके कहने का ये मतलब हो गया कि जो परमाणु है वह क्या है, अविनाशी है, जिसका क्या नहीं हो सकता है, विनाश नहीं हो सकता है। तो डाल्टन के कुछ नियम तो सही थे या कुछ मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ नियमों में कमियां थी। पहले तो काफी लंबे समय तक डाल्टन के ही परमाणु सिद्धांतों को अपनाया गया था, लेकिन बाद में क्या होने लगा, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो फिर इनमें कुछ कमियां नजर आने लगी। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या थी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ जो कमियां थी वह इस रूप में थी कि ये केवल परमाणु के द्रव्यमानों से संबंधित बातों को ही समझा पाया, उन्हीं नियमों को समझा पाया जिसमें
द्रव्यमान को बेस बनाया जा सके, द्रव्यमान पर आधारित हो ऐसे रासायनिक संयोजन के नियम ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो इस टाइप के नियमों को ही समझा पाया, लेकिन आयतन संबंधी नियमों को नहीं समझा पाया। और आयतन संबंधी नियम कौन सा है? गैल-लुसेक का नियम, ठीक है। तो इनको डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों के द्वारा सही से स्पष्ट रूप में समझाया नहीं जा सका, ठीक है। दूसरी सीमा जो है यह समझाने में असफल रहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, आयतन और संयोजकता भिन्न क्यों होते हैं। देखिए, हमने आगे बात की कि जो डाल्टन है वह बोलते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के तथा भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। चलिए, ये बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन ये क्यों होते हैं ये डाल्टन नहीं बता पाए। तो इस प्रकार से डाल्टन ने यह तो बता दिया कि जो भिन्न तत्व होते हैं या समान तत्वों के परमाणु होते हैं वे मिलकर यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन वह ये नहीं बता पाए कि ये परस्पर संयोजित किस प्रकार से होते हैं कि ये अणु बना देते हैं। तो ये भी एक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमा थी, ठीक है, या एक कमी थी। अब देखिए अगली बात, ये परमाणु और अणु के बीच में कोई भी अंतर नहीं कर पाया। देखा ना, अभी हम लोगों ने बोला कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में संयोजित होकर यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। वे किस प्रकार से करते हैं ये नहीं बता पाए। साथ ही साथ परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, इनमें कोई अंतर भी स्पष्ट ये नहीं कर पाए। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए आया आधुनिक परमाणु सिद्धांत या फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसमें बोला गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है परमाणु अविभाज्य? क्योंकि परमाणु के भी क्या होते हैं, कुछ अवपरमाणविक कणों में वह विभक्त होता है ना। वे अवपरमाणविक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का नाम सुना होगा, है ना। तो वही होते हैं परमाणु के अवपरमाणविक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। दूसरी बात के रूप में ये बोला गया कि एक तत्व के समस्त परमाणु एक समान नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन परमाणु का जब हम उदाहरण लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्लोरीन तत्व के दो परमाणु है ना, एक ही तो तत्व है क्लोरीन तत्व, और इसकी जो दो परमाणु हैं उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वह भिन्न भिन्न है। एक परमाणु का द्रव्यमान है 35 इकाई और दूसरे परमाणु का द्रव्यमान है 37 इकाई, है ना। और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं समस्थानिक, जिनके परमाणु भार तो अलग अलग होते हैं लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वह क्या है, वह समान है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, समस्थानिक हो गए, ठीक है। तो एक ही तत्व है और इसके क्या है, अलग अलग परमाणु द्रव्यमानों वाले परमाणु हैं। तो इसलिए बोला गया कि एक तत्व के समस्त परमाणु एक समान नहीं भी हो सकते हैं, जबकि डाल्टन ने बोला था कि एक तत्व के समस्त परमाणु एक समान ही होते हैं, एक समान गुणधर्म वाले होते हैं, ठीक है। अगला जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का नियम बोला गया वह था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में परमाणु द्रव्यमान समान भी पाया जा सकता है। अब ये कैसे? तो देखिए, इसमें भी हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca, कैपिटल C और A, ठीक है। और है ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम और ऑर्गन दो अलग अलग तत्व हैं, है ना, लेकिन इनके जो परमाणु द्रव्यमान है वह क्या है, समान है। इनके परमाणु द्रव्यमान होते हैं 40 इकाई, ठीक है। ये क्या है, इनके परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो 40 इकाई कैल्शियम और ऑर्गन दोनों की ही परमाणु द्रव्यमान है। इसका मतलब क्या है, जिन तत्वों के क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, वे एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, क्योंकि इनका क्या है, परमाणु भार समान है, ठीक है। तो ये 3 नियम समझ गए आधुनिक परमाणु सिद्धांत के। एक और नियम देखते हैं। अन्य नियम है कि परमाणु हमेशा सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग नहीं करते। क्यों, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो देखिए, इसके लिए भी हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। हम लोग उदाहरण लेते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज का अणु सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का अणु सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो कार्बन है
और जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इनके जो परमाणु हैं उनका अनुपात निकालिए। C यानी कि कार्बन का अनुपात हाइड्रोजन के परमाणु के साथ में और उसका अनुपात ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में कितना हो गया? 12:22:11। तो क्या ये सरल पूर्ण संख्याओं का अनुपात है? नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया कि परमाणु हमेशा सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग नहीं करते हैं। हमेशा का क्या मतलब है कि कई जगहों पर कर रहे हैं, लेकिन हमेशा नहीं है ऐसा, हर जगह पर ऐसा नहीं है कि ये सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में ही संयोग करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसको और भी अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से, कि बहुत सारी जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है ना, आपने उसमें सुना होगा कि नाभिक का जो निश्चित द्रव्यमान है अल्फा, बीटा और गामा किरणों के रूप में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगर नहीं सुना है तो आप फिजिक्स में अपना पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो इन क्रियाओं से भी यह प्रूफ होता है कि जो परमाणु है वह अविनाशी नहीं है, ठीक है। यही मेन पॉइंट था जो डाल्टन ने बोला था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है। और यही कमी को दूर करते हुए आधुनिक परमाणु सिद्धांत में बताया गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, ठीक है। जबकि जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला सबसे सूक्ष्मतम कण है ना, वह परमाणु ही माना जाता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में तो जो भाग लेगा उसमें जो सबसे छोटा कण है वह परमाणु है, लेकिन परमाणु अविभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें अवपरमाण्विक कणों की मौजूदगी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। तो ये तो था हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और उसकी कमियों को दूर करके किस प्रकार से आधुनिक परमाणु सिद्धांत में नियम प्रस्तुत किए गए, ठीक है। इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के साथ में तुलना करते हुए एवोगैड्रो परिकल्पना की। आज हम बात करेंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और एवोगैड्रो परिकल्पना के बीच में क्या संबंध है। हम लोगों ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा कि डाल्टन ने अपने नियमों में ये बोला था कि जो द्रव्य होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और जिन्हें परमाणु बोला जाता है। साथ ही साथ डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। तो इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी कमियां थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, जो आगे चलकर जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने लगी तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के रूप में इन कमियों को दूर कर दिया गया। ये सब हमने पढ़ लिया है ना। अब आज हम देखेंगे कि ये एवोगैड्रो परिकल्पना क्या थी, इसमें किस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया गया था, और फिर हम लोग देखेंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और एवोगैड्रो परिकल्पना के मध्य क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। एवोगैड्रो परिकल्पना में कहा गया कि ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। देखिए, इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं। अगर हम लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि एनटीपी पर, या फिर सामान्य ताप और दाब की अवस्थाओं में, या फिर ताप 273 केल्विन ले लिया और वायुमंडलीय दाब ले लिया, तो सभी गैसों के लिए ये समान ही लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने सामान्य ताप और दाब की अवस्थाओं में 3 गैसें ली हैं। एक है क्लोरीन गैस, एक है ऑक्सीजन गैस और एक है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इन तीनों के जो आयतन है वह भी हम लोगों ने समान लिए हैं। तो जब हम लोगों ने समान आयतन की 3 अलग अलग गैसों को सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में 3 अलग अलग फ्लास्कों में बंद किया, तो हमें प्राप्त हुआ कि सभी गैसों के जो अणुओं की संख्या है वह क्या है, समान है। देखिए, क्लोरीन गैस के अणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है, 7 है, यहाँ पर भी 7 है। ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या और हाइड्रोजन गैस के अणुओं की संख्या भी 7 है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये 7 ही अणु होंगे, ये हम उदाहरण ले रहे हैं कि मान लिया कि क्लोरीन गैस के अणुओं की संख्या 7 है, और तो फिर जो ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या है वह भी इतनी ही होगी और हाइड्रोजन गैस के अणुओं की संख्या भी इतनी ही होगी, अगर हम समान आयतन की गैसें ले रहे हैं समान ताप और दाब की अवस्थाओं में। ये है एवोगैड्रो परिकल्पना। तो इतना समझ गए आप लोग। अब देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और एवोगैड्रो परिकल्पना का जो संबंध है वह क्या है। देखिए, जब एवोगैड्रो परिकल्पना आई
तो एवोगैड्रो के अनुसार जो परमाणु का अंश होता है यानी कि आधा टुकड़ा भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या ले सकता है, ठीक है। लेकिन जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, तो डाल्टन ने बोला था कि आधा परमाणु तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो क्या बोला था कि जो परमाणु होता है वह होता है अविभाज्य, है ना, अविनाशी। उसका क्या नहीं करा जा सकता है, उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ डाउट था। बात दोनों ही सेम कह रहे थे, लेकिन कुछ शब्दों का अंतर था, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने इस समस्या को सुलझाने के लिए परमाणु और अणु दो शब्दों की परिभाषा निर्मित की और इससे ये समस्या का समाधान हो गया तथा जो एवोगैड्रो परिकल्पना है और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वे सेम टू सेम बात स्पष्ट करने लगे, ठीक है। तो देखिए, एवोगैड्रो ने परमाणु और अणुओं की परिभाषा में बोला कि परमाणु या फिर एटम तत्व का सबसे छोटा कण होता है और ऐसा सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। साथ ही साथ अणुओं की परिभाषा देते हुए बोला गया कि अणु अर्थात मॉलिक्यूल पदार्थ तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो समझ रहे हैं आप लोग, परमाणु क्या होता है, जैसे किसी तत्व यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एक द्विपरमाणु अणु है, तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं, उसे हम लोग लिखते हैं H2, ठीक है। तो जो ये H2 होता है ना, इसमें जो सिंगल H है वह तो क्या हो गया, परमाणु हो गया, ठीक है। और जो ये H2 हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को तो हम लोग H2 ही लिखते हैं, द्विपरमाणु अणु होता है ना, तो ये जो H2 है यह क्या हो गया, यह हो गया अणु, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो परमाणु है वह सबसे छोटा कण तो है, लेकिन ये स्वतंत्र अस्तित्व में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। लेकिन जो अणु होता है या फिर मॉलिक्यूल होता है वह ऐसा सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो अब यहाँ पर से जो एवोगैड्रो परिकल्पना है और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उनकी बातें सिमिलर हो गई, है ना, क्योंकि डाल्टन के अनुसार तो परमाणु टूट ही नहीं सकता, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने भी यहाँ पर वही चीज स्पष्ट कर दी, ठीक है। फिर डाल्टन के अनुसार यौगिक परमाणु बनते हैं, है ना, इन्हीं को तो बाद में अणु का नाम दिया गया, है ना। यौगिक परमाणु क्या, जो दो या दो से अधिक तत्वों से या परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है, और वही क्या कहलाए, अणु कहलाए, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी आ गई और एवोगैड्रो परिकल्पना और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सेम ही बातें स्पष्ट करने लगे, ठीक है। अब हम एवोगैड्रो परिकल्पना के अनुसार एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए, इसके अनुसार जब जल वाष्प का निर्माण होता है तो यहाँ पर अणुओं की संख्या भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, हाइड्रोजन का एक आयतन और हाइड्रोजन का एक आयतन, यानी कि हाइड्रोजन के कितने आयतन हो गए, दो आयतन हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक आयतन, ठीक है, और इन्होंने संयोग करके बना दिया जल वाष्प के दो आयतन। जल वाष्प अर्थात जो जल का अणु होता है वही तो होती है ना, H2O, ठीक है। तो क्या किया, हाइड्रोजन के दो आयतन और ऑक्सीजन के एक आयतन ने मिलकर बना दिया जल वाष्प के दो आयतन को। इसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन का एक आयतन का क्या मतलब है, H2, है ना, और हाइड्रोजन का एक और आयतन यानी कि H2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एक आयतन, ऑक्सीजन भी क्या है, द्विपरमाणु अणु है, ठीक है, और इन्होंने मिलकर उत्पाद के रूप में ये क्या निर्मित कर देते हैं, जल, है ना, या फिर जल के दो आयतन, है ना। कैसे, तो देखिए क्या बन जाता है, ट्वाइस H2O, यही तो होती है समीकरण। इसको और अच्छे से लिख लीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार की समीकरण आपकी बन गई, ट्वाइस H2 प्लस O2 और इन दोनों ने मिलकर बना दिया ट्वाइस H2O, है ना। हाइड्रोजन के दो आयतन, है ना, और ऑक्सीजन का एक आयतन, है ना, और जलवाष्प के दो आयतन। समझ गए आप लोग। और इनमें अणुओं की संख्या भी देख लीजिए, समान ही है, ठीक है। हाइड्रोजन के एक आयतन में 5 अणु हैं, हाइड्रोजन के दूसरे आयतन में भी 5 अणु हैं, ऑक्सीजन के एक आयतन में 5 अणु हैं, और जलवाष्प के दो आयतन में कितने अणु हो जाएंगे, 10 अणु हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अणुओं की संख्या तो समझने के लिए है, ठीक है। इनका नंबर ऐसे नहीं देखना है कि 5 ही अणु होंगे या 10 ही अणु होंगे, ठीक है, लेकिन ये देखना है कि ये समान ताप और दाब की अवस्थाओं में समान आयतन वाली गैसों के लिए जो अणुओं की संख्या है वह क्या है, समान ही है।
तो आप एवोगैड्रो परिकल्पना समझ गए अच्छे से और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के साथ में इसका संबंध भी समझ गए। तो इतना आप लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ा है ना इस चैप्टर में, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। फिर आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान या फिर एटॉमिक मास की। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।